चलो, लास्ट क्लास में हम सेल साइकिल का रेगुलेशन बताए थे, उसमें दो वर्ड है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। एक नोट्स में एक वर्ड लिखा होगा कि यदि कंसंट्रेशन एस साइक्लिन का कम रहा, कहां, जीवन के दौरान, तो जाहिर सी बात है सेल एस में तो जाने वाली है नहीं। तो अगर लो का मतलब क्या, थ्रेशोल्ड से लो, अगर थ्रेशोल्ड या थ्रेशोल्ड से अधिक हो गई तब तो सेल चली जाएगी एस फेज में। अगर लो रही तो एक वर्ड लिखा होगा वहां पे, सेल क्या करेगी, कहां जाएगी, तो आंसर है सेल जी नॉट में चले जाएगी, और वो जी नॉट टेम्पररी होगा। हाँ, अगर दोबारा एस साइक्लिन के कंसंट्रेशन बढ़ने से सेल जी नॉट से निकल के आगे जीवन को होते हुए एस में चला जाए, मतलब वो जी नॉट फिर टेम्पररी था। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मतलब परमानेंटली चली गई वो जी नॉट में, फिर उसका मतलब ये है कि अब वो सेल कभी दोबारा डिवीजन नहीं करेगी, प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन खो चुकी है। इसके कई कारण होते हैं, कई केसेस में ऐसा होता है सेंट्रियोल नहीं बन पाता है, ठीक है। तो कई 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 कारण होते हैं, अलग अलग सेल में अलग अलग कारण होता है कि दोबारा वो नहीं आ पाती डिवीजन में। तो जवाब सीधा ये है कि यदि एस साइक्लिन का कंसंट्रेशन थ्रेशोल्ड से लो हो जीवन में, तो सेल कहां जाएगी, एस में तो जाएगी नहीं, और जीवन में है तो जीवन में ही रहने का कोई मतलब है नहीं, जीवन में ही है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, उसी को तो आप जी नोट कहते हो ना यार। तो बेस्ट ऑप्शन क्या मारोगे आप, जी नॉट। अगर ऑप्शन में जी नॉट रहा ही नहीं और ऑप्शन में हो G1 S G2 M, तो G1 इज बेस्ट आंसर। अगर ऑप्शन में जी नॉट ना हो तो, अदरवाइज जी नॉट इज बेस्ट ऑप्शन। सभी को क्लियर, हाथ खड़ा कीजिए, ये बात जो मैंने बोला अभी, एज पर ऑप्शन। नेक्स्ट, यदि एम साइक्लिन का कंसेंट्रेशन लो, लो का मतलब क्या, थ्रेशोल्ड से लो, लो का मतलब तो ये, अगर एम से, अच्छा बताओ एम साइक्लिन का कंसेंट्रेशन की बात चल रही है तो जाहिर सी बात है कि अंडरस्टूड है, अगर आप एम साइक्लिन का बात कर रहे हो ना तो ये अंडरस्टूड है, सेल एस साइक्लिन का कंसेंट्रेशन को बढ़ा के, थ्रेशोल्ड बढ़ा के वो एस में आ चुकी है, और तब आप एम साइक्लिन की बात कर रहे हो, अदरवाइज आप बात ही क्यों करोगे एस साइक्लिन का, अंडरस्टूड है ये बात है, ठीक है। तो एम साइक्लिन का कंसेंट्रेशन यदि लो है, कहां, जी नॉट, G2 पर, तो सेल कहां जाएगी, ऑप्शन ऑप्शन दे रहा हूं, सेल कहां जाएगी, जी नॉट में जाएगी, सेल प्रोफेज में जाएगी, सेल एस फेज में जाएगी, और सेल एनाफेज में जाएगी। सब लोग अपना अपना आंसर बता, किनको लगता है आंसर इज वन, किनको लगता है आंसर इज वन, नहीं लगता, सही बात है। किनको लगता है प्रोफेज, किन्हीं को नहीं लगता, क्योंकि एम साइक्लिन का कंसेंट्रेशन थ्रेशोल्ड से अधिक होता तब जाती प्रोफेज में। किनको लगता है सेल दोबारा से एस फेज में चली जाएगी, यही सही जवाब है, एम साइक्लिन का कंसेंट्रेशन लो मतलब जाइए एस फेज में जाइए। मैंने कहा ना मेजोरिटी तौर पे आंसर एस फेज होता है, मैंने G2 दिया ही नहीं ऑप्शन में, G2 के दौरान ही तो एम साइक्लिन का कंसेंट्रेशन लो है, तो G2 में जाना क्या, G2 में तो है ही वो, समझ रहे मेरी बात, G2 में तो वो है ही, एस में जाइए वापस से, ठीक है। और एना फेज में आंसर नहीं होगा। तो ये बातें आपके नोट्स में लिखा हुआ था, बस एक्सप्लेन करना था। ये बातें जो मैंने अभी बोला, इस सेंटेंस में कितने लोगों को कल पढ़ने में दिक्कत हुई थी, हाथ खड़ा कीजिए, एक, जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें ये दिक्कत आई होगी, जो लोग समझदार होंगे तो खुद से इसका मतलब निकाल दिए होंगे, तो अच्छी बात है, ठीक है। अदरवाइज जिनको दिक्कत आए मैंने बता दिया कि ऐसे सर होता है। कल आप क्लास में ब्रीफ किए थे नहीं ब्रीफ किए थे ना, इसके इस बारे में बात को। बच्चे इसमें फंस रहे थे, इसमें इसके बारे में कल हम चर्चा नहीं किए थे, ठीक है। हम बोले थे कि जीवन में अगर एस साइक्लिन का कंसेंट्रेशन कम है तो वो एस में नहीं जाएगा, जीवन में रह जाएगा, जीवन में रह जाना ही तो जी नॉट है, समझ रहे मेरी बात। हाँ वो टेम्पररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द सेल, ठीक है। हाँ अगर जी नॉट ऑप्शन में ना हो तो मैं जो कल बोला था वो सही है, गलत नहीं है, सही है। अगर जी नॉट ऑप्शन में नहीं हो तो जीवन मानेंगे आंसर, ऐसा थोड़ी कि एस फेज में चले जाएगी। कई सारे लोग तो बोल देते हैं कि सर वापस से एम फेज में चले जाएगी, अरे पागल, साइकिल उल्टा चलता है क्या, साइकिल उल्टा थोड़ी चलता है, आंसर एम फेज हो नहीं सकता यहाँ पे। जी नॉट, जी या तो जीवन में रह जाएगी, उसी को जी नॉट कहते हैं। अब क्लियर हो गया होगा ये बातें, अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, और आज हम लोग म्यूसिस को पूरी तरीके से समाप्त करेंगे और खूब सारे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, और इस टॉपिक को इंटरेस्टिंग वे में खत्म करेंगे। हमारा एक टॉपिक बच गया था जिसका नाम है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। इधर कुछ नहीं देखना आपको, कुछ नहीं लिखा मैंने, इधर कुछ नहीं देखना है, मैं आपको बाद में अंडरलाइन करके बता दूंगा क्या मैंने पढ़ाया, कुछ नहीं देखना है इधर, भूल जाओ, कुछ नहीं है।
इधर कुछ नहीं देखना है, ठीक है। चलिए आइए हम मियोसिस का 2 सिग्निफिकेंस बताते हैं, उसी से ये सारा लाइन आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एज इट इज यही लाइन आती है एग्जाम में। पहला मियोसिस का सिग्निफिकेंस बता रहे हैं, एक और पता है, एक बात आते हैं, ये कोई मेल पेरेंट है, ये कोई फीमेल पेरेंट है, ओके, ये पेरेंट है, पेरेंट, और ये कोई फीमेल पेरेंट है, ओके। आपको पता है कि मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट दोनों अपने जीवन में कभी न कभी गैमेटोजेनेसिस करेंगे, और गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमीट बनाने के प्रोसेस आपको पता है वो मियोसिस के थ्रू होता है। मतलब मेल भी कभी न कभी मियोसिस शो करेगा जब एडल्ट कंडीशन में आएगा, और फीमेल भी शो करेगी मियोसिस, और वो कब शो करेगी, गैमेटोजेनेसिस, फीमेल बनाएगी ओवम और मेल बनाएगा स्पर्म, और जो उसके सेल होंगे उसी को आप बोलेंगे हैप्लॉइड सेल, राइट जी, हैप्लॉइड सेल। ये किससे बना है, डिप्लॉइड सेल से। किससे बना है, डिप्लॉइड सेल से, और इसी को आप क्या बोलते हैं, गैमीट। ये गैमीट है साहब, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट है, ओके, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। तो मियोसिस से बन गया। अब बताइए मैंने क्या बोला कि ये मेल और फीमेल पेरेंट ये एक पर्टिकुलर स्पीशीज के थे, मान लिया जाए ह्यूमन, ह्यूमन स्पीशीज के थे। मैंने कहा कि ये ह्यूमन स्पीशीज के थे, और मैं कहता हूं कि ह्यूमन स्पीशीज के अंदर जो नॉर्मली सेल्स के अंदर प्लॉइडी लेवल होता है, पूरे मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल वो डिप्लॉयड होती है, केवल गैमीट हैप्लॉइड होती है। पूरी बॉडी आपकी डिप्लॉयड है, पूरी बॉडी, इवन गैमीट बनाने वाले सेल भी डिप्लॉयड है। बस जब गैमीट आप बनाते हो ना, जब गैमीट बन जाता है तो वही अप्लाइड होता है। तो मैंने क्या बोला, ह्यूमन स्पीशीज के सेल्स कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। ये ह्यूमन स्पीशीज का प्लॉइडी नंबर है 2n=46, और ये हर स्पीशीज का खास होता है। मैंने आपको चार्ट बोला था ना देख लेने के लिए, जो 12th वाले में, तो ये हर स्पीशीज का खास होता है प्लॉइडी नंबर, और ये उसको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन मिला है, गेन किया उन्होंने अपने नीड ऑफ इवोल्यूशन के हिसाब पर, नीड के हिसाब पर इवॉल्व किए। तो मैंने कहा कि अगर मान लो ह्यूमन स्पीशीज मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट है, 2n=46 है, तो एक बार बताओ, अगर कल को इसके बच्चे आते हैं तो इसके बच्चे हाथी घोड़ा तो नहीं होंगे, इसके बच्चे तो इनके ही होंगे, ह्यूमन ही होंगे ना। ह्यूमन फिर से आना चाहिए, ह्यूमन से ह्यूमन ही आना चाहिए, ह्यूमन चाइल्ड लिख दिया मैंने। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि इस ह्यूमन में क्रोमोसोम का नंबर क्या होना चाहिए, इसका प्लॉइडी नंबर क्या होना चाहिए, इंसान है तो इंसान ही वाला होना चाहिए, 2n है तो 2n=46 ही होना चाहिए। यही उम्मीद करोगे ना आप तो, और करना भी चाहिए उम्मीद। लेकिन बताइए ऐसा तो तब होगा ना, ये 2n तो तब आ सकता है ना जब n और n आपस में फ्यूज करे। तो वो n और n कौन है, एक n है मेल गैमीट और एक n है फीमेल गैमीट, और इसके फ्यूजन की प्रोसेस कहलाती है फर्टिलाइजेशन, जो हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ह्यूमन के बारे में, प्लांट में भी पढ़ेंगे। ऐसे ही प्लांट का भी प्लॉइडी नंबर होता है, वहां पे भी गैमीट मियोसिस से बनता है, अलग अलग प्लांट में वैसे अलग अलग बातें हम करेंगे प्लांट किंगडम में। और ये फर्टिलाइजेशन वहां पे भी होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, दैट्स फर्टिलाइजेशन। और उससे क्या बना, डिप्लॉयड चाइल्ड, पहले जायगोट तब उससे चाइल्ड। लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जायगोट, हाँ भाई आप समझिए, जायगोट से चाइल्ड बन जाएगा, डेवलपमेंट होगा। तो अब बताइए कि इंसान के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर था स्पेसिफिक, वो मेंटेन हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना। क्या इसमें मियोसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। 2n तो तभी बनता है ना जब n और n फ्यूज करती। अगर मियोसिस नहीं होती, सोच कर देखो, माइटोसिस होती, सोच कर देखना, तो 2n से 2n ही बनता, सुनना मेरी बात, 2n से 2n ही बनता। और अगर 2n फ्यूज कर जाते तो 4n, तो बच्चा तो 4n हो गया। फिर वो अगर किसी 4n वाली से शादी कर लेता तो 8n, और वो अगर 2n वाली से भी शादी करता तो 6n आता। तो क्या जनरेशन आफ्टर जनरेशन किसी भी स्पीशीज का स्पेसिफिक प्लॉइडी नंबर मेंटेन हो पाता क्या, अगर मियोसिस ना होता इस दुनिया में तो नहीं मेंटेन हो पाता। इसका मतलब हर स्पीशीज में, दुनिया में जितने भी स्पीशीज हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, देखिए ये फर्टिलाइजेशन केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले में ही मिल सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप उस ऑर्गन को कहते हो कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है जहां सेक्स ऑर्गन गैमीट्स बना रहा होता है और गैमीट का फ्यूजन हो रहा होता है, तो आप कहते हो ये रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो जहां जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वहां मियोसिस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन प्लॉइडी नंबर मेंटेन करने के लिए। तो जवाब क्या है, मियोसिस का एक सिग्निफिकेंस क्या हो गया, मेंटेनेंस ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम
जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये है मियोसिस का सिग्निफिकेंस। तो यही था पहला लाइन लिखा हुआ, यहाँ देखिए पहला लाइन गौर कीजिएगा क्या लिखा है, यहाँ देखिए मियोसिस। अच्छा ये तो बात आपको पता है, मियोसिस नेवर अकर्स इन हैप्लॉइड सेल। अरे यार n से n/2 थोड़ी ना बन जाएगा, पॉसिबल नहीं है, मैंने सिखाया था। एंड इट अकर्स इन डिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड, हेक्साप्लॉयड, ज्यादातर डिप्लॉयड में होता है। ये वाला लाइन देखिए, आफ्टर वन डिवीजन फॉर मियोसिस, आफ्टर वन डिवीजन बाय मियोसिस, यहाँ कोमा लगाइए, यहाँ कोमा लगाइए, यहाँ कोमा लगेगा। फोर हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, सेल्स आर फॉर्म्ड व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मैंने कहा ना ये जो मेल गैमिट है, ये मेल गैमिट 4 बने होंगे, पता है आपको। और ये 4 मेल गैमिट आपस में भी अलग होंगे, और जो अपने जिस पेरेंट सेल से बने उससे भी अलग होंगे ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। पता है कि नहीं आपको ये बात, क्रॉसिंग ओवर की वजह से वो अलग होंगे। तो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम पेरेंटल सेल due to exchange of genetic material that is crossing over during Pacatine stage of prophase 1। ये लाइन तो सभी को क्लियर है। अब यहाँ पर ये मियोसिस इज मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म है, मियोसिस इज मैकेनिज्म which conserve, ये बात पढ़िए, which conserve a specific number of chromosome in each species over the generations। ये लाइन समझ में आ गया सभी को, हाथ खड़ा कीजिए, ये लाइन समझ में आ गया। चलिए अब आपको हम बताते हैं NC। वापस से समझा दिया, वो क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया। लास्ट लाइन यही है जो मैंने, लास्ट लाइन यही है जो मैंने इधर बोला, ये समझ में आया? ये समझ में आया। तो लाइन में क्या दिक्कत है भाई, ये लाइन में क्या बोल रहा है, मियोसिस इज मैकेनिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जो कंजर्व करता है स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जैसे यहाँ 2n/46 था, तो यहाँ पे भी 2n/46 स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच स्पीसीज। जैसे मैंने ह्यूमन का एग्जांपल लिया, जनरेशन ओवर जनरेशन, ये मान लिया एक जनरेशन था, अगले जनरेशन में भी 2n ही आया, तो ये तो मियोसिस की ही ना वजह से हुआ। अब देखना एनसीईआरटी की एक लाइन बोलता हूं मैं, एनसीईआरटी की एक लाइन बोल रहा हूं और पेज नंबर भी बताता हूं। पेज नंबर 170 पे जब आप सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे तो आपको एक लाइन देखने को मिलेगा, बता रहा हूं मैं, ये रहा, ये ग्रीक वर्ड है थोड़ा, इस लाइन का मतलब कोई जानते हैं? इस लाइन का मतलब कोई जानता है? नहीं, सुन लीजिए, लिख लीजिएगा अपने एनसीईआरटी में। इस पूरी लाइन का मतलब है, समझ में आया? इस पूरी लाइन का मतलब क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन। अब आप बोलेंगे क्या हो गया सर, कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो गया? है, ये जो लाइन मैंने बोला है ना, इस लाइन में कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब पर से पैराडॉक्सिकली, इसी लाइन के लिए ये वर्ड बोला गया है। क्या किसी को पता चल पाया क्या कॉन्ट्राडिक्शन है? जिनको पता चल गया वो हाथ खड़ा कीजिए, मैं पूछ लूंगा। क्या आपको लगता है कि ये लाइन कॉन्ट्राडिक्टेड है? किनको ऐसा लगा? कहा जा रहा है कि जनरेशन ओवर जनरेशन, मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो जनरेशन ओवर जनरेशन क्रोमोसोम का नंबर कंजर्व करने में अपना रोल प्ले करता है। एक लोगों को पता चल पाया है कि इसमें क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, और किसी को कुछ लगा? और किसी को नहीं लगा? चलिए, जिनको लगा कि कॉन्ट्राडिक्शन है बताइए क्या कॉन्ट्राडिक्शन है? सर जब इसके आगे एक लाइन पढ़ते हैं, रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, हाँ, तो इसके कारण ये पूरी लाइन शायद कॉन्ट्राडिक्शन। नहीं 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 नहीं, उस लाइन की वजह से कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। ये है, ये इसका कहने का मतलब, पूरी लाइन आप पढ़े तो अच्छी बात है। वो कह रहा है मियोसिस किस तरीके से क्रोमोसोम का नंबर कंजर्व करता अगले जनरेशन में। तो अगर मियोसिस नहीं होता तो 2n से 2n ही होता, तो 2n 2n मिलकर 4n हो जाता।
तो ये किस तरीके से मेंटेन करता है कि रिडक्शन कर देता है डॉटर सेल में, क्रोमोसोम का नंबर हाफ कर देता है, ये काम मियोसिस करता है और इसी तरीके से वो क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन करता है। इस लाइन में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, तो फिर इस स्टेटमेंट में, पूरी स्टेटमेंट में ही कॉन्ट्राडिक्शन, आप वो लाइन कंप्लीट करके कॉन्ट्राडिक्शन नहीं बता सकते। अब मैं बताता हूं कॉन्ट्राडिक्शन क्या है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो क्या केवल मियोसिस, जनरेशन ओवर जनरेशन, क्रोमोसोम के नंबर मेंटेन कर लेता? यही कॉन्ट्राडिक्शन है, यही कॉन्ट्राडिक्शन है। केवल आप मियोसिस को नहीं बता सकते कि जनरेशन ओवर जनरेशन क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन, मियोसिस तो होना ही चाहिए। अच्छा, केवल फर्टिलाइजेशन होता, मियोसिस नहीं होता, सोच के देखिए, तो भी मेंटेन नहीं होता। तो क्या बोलना चाहिए? मियोसिस और फर्टिलाइजेशन वो इवेंट है जो दोनों एक साथ होने चाहिए, पहले मियोसिस तब फर्टिलाइजेशन सीक्वेंस में। तो ये दोनों मिलके जनरेशन ओवर जनरेशन क्रोमोसोम की नंबर मेंटेन करती है। बोलिए, सभी बात को, सभी लोगों को क्लियर हो गया? लाइन क्या है? शिवानंद क्लियर? तो ये लाइन का मतलब आप लिख लीजिएगा वहां, इसका मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्शन, और इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन क्या तो मैंने समझा दिया। इसका लाइन मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, और लिख लीजिएगा कि मियोसिस के साथ साथ फर्टिलाइजेशन का होना भी जरूरी है। मियोसिस के साथ साथ फर्टिलाइजेशन का, यानी कि मियोसिस के बाद फर्टिलाइजेशन का होना भी जरूरी है यदि स्पीशीज के अंदर जनरेशन ओवर जनरेशन क्रोमोसोम की नंबर मेंटेन करनी है। तो आप स्लाइड ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आपको जो लिखना है अपने भाषा में लिख लीजिएगा, एनसीईआरटी में या नोट्स में, ठीक है। चलिए अगला सिग्निफिकेंस लेते हैं। मैंने क्या कहा, इधर मान लो मैंने कहा कि मेल गैमीट बना, सुनेगा ध्यान से, 2n से इधर 4 मेल गैमीट बना, एन 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 मेल गैमीट है, सब सारे मेल गैमीट है, ठीक है। और मैंने कहा इधर क्या कि फीमेल गैमीट बना, सुनेगा ध्यान से, एन 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 एन। हालांकि 2 ही फीमेल गैमीट आगे फंक्शनल हो पाती है, वो सब बात मैं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बता दूंगा। मैंने कहा कि ये चारों ही मेल गैमीट आपस में भी डिफरेंट और पेरेंट से भी डिफरेंट ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग पैकेटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, राइट जी। और इधर भी तो वही हुआ होगा, ये चारों आपस में डिफरेंट और अपने पेरेंटल सेल से भी डिफरेंट। तो भाई एक बात बताइए, इसके अंदर तो नया जेनेटिक मटेरियल है जो दुनिया में आज तक किसी के पास था ही नहीं, कोई भी सेल के पास, बिल्कुल नया है, और इसके पास भी नया है। अब ये दोनों मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन ये है कि डिफरेंसेस जो उसमें दुनिया के अदर सेल की तुलना में बहुत कम डिफरेंसेस है, लेकिन ये दोनों डिप्लॉयड बनेंगे। तो ये भी तो कल ऑर्गेनिज्म, कल गेमीट बनाएगा, ये एक सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार होगा, माइटोसिस के थ्रू होगा, फिर ये भी तो कल गेमीट बनाएगा, ये भी किसी से शादी करेगा। तो ऐसे अगर जनरेशन ओवर जनरेशन जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होते जाए तो आपको नहीं लगता है एक टाइम लार्ज वेरिएशन एक्यूमुलेट हो जाएगा? इतना ज्यादा वेरिएशन एक्यूमुलेट हो जाएगा, इतने नए कॉम्बिनेशन ऑफ जीन आ जाएंगे क्रोमोसोम पर कि नए नए वेराइटी ऑफ फंक्शन परफॉर्म करने लगेंगे, और इसी को आप कहते हो इवोल्यूशन। और यही वेरिएशन जो है इवोल्यूशन का रॉ मटेरियल माना जाता है, मतलब इसी वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन होता है, और ये इवोल्यूशन का सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। हालांकि इवोल्यूशन म्यूटेशन से भी होता है, लेकिन जो इवोल्यूशन का बेस्ट एक्सप्लेनेशन है वो डार्विन साहब देते हैं, और डार्विन कहते हैं इवोल्यूशन इज स्लो प्रोसेस, जबकि ह्यूगो डेवरी साहब कहते हैं कि इवोल्यूशन इज फास्ट प्रोसेस। मैं 12th में पढ़ाऊंगा तो आपको समझा दूंगा इस स्लो और फास्ट का क्या चक्कर है। डार्विन साहब भरोसा करते हैं कि इवोल्यूशन क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है, ये भी बात सत्य है, और ज्यादातर ऐसा ही होता है। और ह्यूगो डेवरी साहब कहते हैं कि इवोल्यूशन म्यूटेशन की वजह से होता है, वो भी बात सत्य है, और वो भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बड़े चेंजेस सडन आते हैं ना, सडन बड़े चेंजेस, वो म्यूटेशन की वजह से आते हैं, लेकिन वो मोस्टली हार्मफुल होते हैं, कभी कभी यूजफुल होते हैं। तो ये सब बात मैं 12th में करूंगा, बस आप तो इतना समझो कि अगर नेचर को इवॉल्व करना है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि मियोसिस ही की वजह से इवोल्यूशन हो पा रहा है, क्योंकि मियोसिस में जो क्रॉसिंग ओवर है तो वो बड़ा तगड़ा चीज दे रहा है। अब आपको यहां से एक वर्ड में कंफ्यूजन होता होगा बार बार, एक वर्ड आती है वायबिलिटी। वायबिलिटी एक्चुअली पता है इसका मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू सर्वाइव, इसी को कहते हैं सर्वाइबिलिटी, एबिलिटी टू सर्वाइव, एबिलिटी टू सर्वाइव। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं जो अभी रिसेंट चल रहा है मार्केट में। अभी बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ, एक्चुअल में कोरोना कुछ नहीं होता है, होता सार्स है, 12th में पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। कोरोना एक एजेंट है जो सार्स काउज कराता है, ठीक है। अब क्या होता है आपको 12th में बता देंगे, ठीक है। डिजीज का नाम सार्स होता है,
आमतौर पे हम लोग कोरोना कोरोना बोल रहे हैं, बेवकूफी है वो। ठीक है, मान लिया जाए, चलो आपके अकॉर्डिंग कोविड पॉजिटिव हो गए, मतलब सार्स हो गया, उसको कोविड पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब आपने ही देखा कि इस दौरान कितने सारे लोगों को कोविड हुआ और वो ठीक हो गए, मतलब कोविड पॉजिटिव हुए लेकिन वो वापस से ठीक हो गए। जैसे नवीन ही तुम्हारे बैच में एग्जांपल है, हुआ इसको कोविड पॉजिटिव, ये हुआ लेकिन ये आज ठीक है। लेकिन मेरे ही संपर्क में बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिनका देहांत हो गया। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या था? हुआ तो दोनों को कोविड पॉजिटिव ही था, हुआ तो दोनों को सार्स ही था। तो अभी डिफरेंस क्या था? डिफरेंस ये था, नवीन के पास उस पैथोजन के बनाए हुए टॉक्सिन्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे इसके बॉडी में जिन्होंने उसके लिए लड़ लिया, वो एंटीबॉडी थे वैसे। और वो एंटीबॉडी प्रोटीन नेचर के ही होते हैं, और वो प्रोटीन बनाने वाले जीन होते हैं बॉडी में। तो जिसके जीन ज्यादा फंक्शनल थे उन्होंने लड़ लिया। क्योंकि कोरोना एक नया वायरस था, आज तक किसी भी ह्यूमन ने इसको फेस ही नहीं किया था, लेकिन फिर भी जब ये आया तो ऐसे पर्टिकुलर प्रोटीन जो अपने आप को मॉडिफाई करके उस कोविड जो है, मतलब कि जो कोरोना वायरस है, उसके बनाए हुए टॉक्सिन्स को नलीफाई कर दे। समझने में क्या कर रहा हूं? उसके बनाए हुए टॉक्सिन्स को नलीफाई कर दे। रुकिए एक मिनट। हाँ, ऐसा प्रोटीन जो उसके बनाए हुए कोविड पॉजिटिव के बनाए हुए टॉक्सिन्स को नलीफाई कर दे, वो आदमी जिंदा रह जाएगा। और वही आदमी जिंदा रहा है, लेकिन ये प्रोटीन खास जीन से बनेगा। अब ह्यूमन को नहीं पता था कि कभी हमें इस जीन की जरूरत भी पड़ेगी, लेकिन जिस इंसान में ऐसा जेनेटिक कॉम्बिनेशन आ गया था ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन कि वो ऐसा प्रोटीन बना रहा था जो इस टॉक्सिन्स को आज नलीफाई कर रहा था, उसको कोरोना हुआ और उसको पता भी नहीं चला उसको कोरोना हुआ, वो ठीक भी हो गया। या कोरोना हुआ, पता चला, उसको कोई परेशानी फेस, नवीन को कोई परेशानी नहीं हुआ, पूछ लो इससे। मतलब इसका इम्यूनिटी अच्छा है। इम्यूनिटी अच्छा का मतलब क्या? एंटीबॉडी बनाने वाले जीन ज्यादा है नंबर में भी, और उसकी एक्टिविटी भी ज्यादा चल रही है इसके बॉडी में। इसका मतलब आज नवीन की वाइबिलिटी, मतलब एबिलिटी टू सर्वाइव, बोलो ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। इसका मतलब जिसके पास ज्यादा वैरायटी ऑफ जीन होगा, जिसके पास, ऐसा नहीं कि एक ही जीन बहुत सारा हो, नहीं, जिसके पास ज्यादा वैरायटी ऑफ जीन होगा, तो सोच के बताइए उसकी वाइबिलिटी ज्यादा या कम? जल्दी बताइए, ज्यादा या कम? ज्यादा लोग वाले हाथ खड़ा कीजिए। ज्यादा। मतलब ये तो क्रॉसिंग ओवर बहुत अच्छा चीज है यार, एक्सचेंज होते रहे, अच्छा चीज है ये तो। आने वाले एनवायरनमेंट में हमें और फैसिलिटी दिलाएगा सर्वाइव करने के लिए। इसका मतलब ये क्रॉसिंग ओवर ऑर्गेनिज्म की वाइबिलिटी को इनहांस करता है, सर्वाइवल का चांसेस दिलाता है, और यही है नेचुरल सिलेक्शन। अब हम इधर से पाथ भटक जाएंगे, ये पूरी कहानी इवोल्यूशन में सुनाएंगे आपको 12th में। बस आप यूं समझ लो, पूरे इवोल्यूशन का बेस है क्रॉसिंग ओवर। हाँ, लेकिन आप म्यूटेशन को इग्नोर नहीं कर सकते, वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो क्रॉसिंग ओवर है ये स्लो चेंजेस है, और इससे जनरली पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। तो ये था आपका सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मोटा मोटी तौर पे दो ही सिग्निफिकेंस है। ऑर्गेनिज्म के अंदर जनरेशन ओवर जनरेशन, क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन करना मियोसिस का काम है, वायबिलिटी को इनहांस करना मियोसिस का काम। यही मुझे समझाना था। देख लीजिए दूसरा सिग्निफिकेंस, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर इन मियोसिस 1, जेनेटिक वायबिलिटी। जेनेटिक वायबिलिटी का मतलब समझ रहे हैं ना? अरे वही जीन की वजह से वायबिलिटी का बढ़ना। जेनेटिक वायबिलिटी यहाँ पे क्या था? ऑब्लिक था। सर्वाइवल इंक्रीज, वही वायबिलिटी मतलब सर्वाइवल, ब्रैकेट में था सर्वाइवल, लीजिए ब्रैकेट में था ये। सर्वाइवल इंक्रीजेस ओवर जनरेशन, अरे यहाँ इसको डालना था इंक्रीजेस जनरेशन ओवर जनरेशन, ये लाइन गलत लिख दी है, इंक्रीजेस ओवर जनरेशन, या फिर इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं, ओवर जनरेशन का ये मतलब होता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये लाइन पूरा घोच पोच कर दी है लड़की, जनरेशन एंड आफ्टर। अरे यार ये देखो मैं बताता हूँ पूरा लाइन, आप सुन लो, सुन के लिख लेना। ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर इन मियोसिस 1, जेनेटिक वाइबिलिटी नहीं, यहाँ पे होगा वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी मतलब बहुत टाइप के जीन क्रॉसिंग ओवर की वजह से आएंगे। ड्यू टू जेनेटिक वेरिएबिलिटी सर्वाइवल इंक्रीजेस, और सर्वाइवल के लिए आप वर्ड बोलोगे क्या? सर्वाइवल के लिए आप क्या वर्ड बोलोगे? वाइबिलिटी। ऐसे
वायबिलिटी और वेरिएबिलिटी में अंतर होता है। वायबिलिटी मतलब एबिलिटी टू सर्वाइव, और वेरिएबिलिटी का मतलब डिफरेंसेस। बहुत सारे जीन हो तो सर्वाइवल इंक्रीजेस ओवर द जनरेशन, ओवर द जनरेशन मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन। उसका ये लाइन क्या लिखी है मुझे नहीं पता, जनरेशन एंड आफ्टर, ये सब हटाइए, ये जनरेशन, यहाँ ये लाइन हटाइए, बस ये लाइन हटाइए, ठीक है। उसके बाद आफ्टर लार्ज टाइम, अगर ऐसा हुआ तो आफ्टर लार्ज टाइम वेरिएशन एक्यूमुलेट मतलब जमा होता है इन जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ पॉपुलेशन, मतलब एक पॉपुलेशन है उसमें कई सारे इंडिविजुअल हैं, तो उसमें वो वेरिएशन जमा होते जाएगा ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। कौन से ऑर्गेनिज्म? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। एंड दीज लार्ज वेरिएशन, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, एंड दीज लार्ज वेरिएशन अब यहां देखिए, दीज लार्ज वेरिएशन कहां गया? These large variation accumulates in genetic construct of population of sexually reproducing organism and this large variation leads to evolution। इसी को मैंने ऐसे समझाया कि इवोल्यूशन के जरिए मतलब कि क्रॉसिंग ओवर के जरिए जमा होता जाएगा। इससे क्या होगा? ये नए जीन बनने से क्या होंगे? वो कोई ना कोई काम करेगा, और कोई ना कोई काम करेगा तो आने वाले दिन में क्या जरूरत पड़ जाएगा हमें भी नहीं पता है, कुछ भी तो पता है। एक और एग्जांपल देता हूं, सुनो, ये एग्जांपल मैं आगे तक भी काम लूंगा। साइंटिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ह्यूमन विदाउट O2 सर्वाइव करेगा। समझ रहे मेरी बात क्या कह रहे हैं हम? आने वाले दिनों में ऐसा पॉपुलेशन आ जाएगा कि ह्यूमन विदाउट O2 सर्वाइव करेगा। अब आपको जान के ताज्जुब हो रहा होगा। अब लोग बताते हैं कि इसके पीछे का कारण है एडेप्टेशन। जो शहरी इलाके के लोग हैं, जो आज भी शहर में रह रहे हैं कंटिन्यूअसली, लेकिन वो सर्वाइव कर रहे हैं, तो उनकी बॉडी अडेप्ट कर रही है। उनके अंदर जो ऐसे जीन थे जो काम नहीं करते थे, वो कुछ ना कुछ काम करके ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जो सेल्स को विदाउट O2 सर्वाइव करने में हेल्प कर रहे हैं। रिसर्च पेपर का मैं बता रहा हूं रिजल्ट। तो वो ऑर्गेनिज्म को फैसिलिटी दिला रहे हैं कि आप विदाउट O2 भी सर्वाइव कर जाओ। अच्छा, O2 क्या कराता है? सेल से CO2 का निकलवाता है, मतलब सॉरी O2 क्या कराता है, मतलब कि फाइनली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह करता है। सॉरी, O2 क्या करता है? ऑर्गेनिज्म के अंदर फाइनली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह करता है, जो जब होता है फूड का हाइड्रोलाइसिस और उसके बाद होता है फूड का रेस्पिरेशन, सेल रेस्पिरेशन। तो वहीं पे O2 का काम है। तो ये यदि सेल के अंदर ऐसा कोई प्रोडक्ट आ जाए, सुनिएगा ध्यान से, ऐसा कोई प्रोडक्ट आ जाए जो फूड के टूटने के बाद, डाइजेशन के बाद, हाइड्रोलाइसिस के बाद और उसके सेल रेस्पिरेशन के बाद उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले, तो बताइए O2 का रिप्लेसमेंट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। तो ऐसा वो प्रोडक्ट कहां से आ सकता है? वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में साइंटिस्ट बता रहे हैं शहरी इलाके के लोगों के जीन में एडेप्टेशन आ रहा है और वो ऐसे प्रोडक्ट बना लेंगे जो O2 की तरह काम करेगा और तब विदाउट O2 हम सर्वाइव करेंगे। ये क्या है? ये वेरिएशंस है। कहां से आया? ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से नए जीन बनते। देखो, नए जीन जो बनते हैं वो क्रॉसिंग ओवर से बन रहे हैं और म्यूटेशन से भी बनता है, लेकिन म्यूटेशन से जनरली हार्मफुल बनता है और अचानक से बनता है, और क्रॉसिंग ओवर में धीरे धीरे चेंजेज आता है और एक समय इतना नया जीन हो जाता है कि वो पुराने जीन से अलग फंक्शन करने लगता है। तो ये था आपका मियोसिस का सिग्निफिकेंस। बोलिए, सभी लोगों को क्लियर हो गया? मैंने दो एग्जांपल लेके समझा दिया। सभी लोगों को मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्लियर है? पूरी राम कहानी मैंने सुना दिया। तो ठीक है, हम मिलते हैं नए मीटिंग में, और नए मीटिंग में पहले हम डिस्कस करेंगे मियोसिस और माइटोसिस का डिफरेंस, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको तब तक आप पढ़ लीजिए जल्दी से। मिलते हैं नए मीटिंग में।